वन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम गेस्ट पेपर फोर लेके आ चुके हैं। नीट गेस्ट पेपर 4 है। इससे पहले हमने गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर 2, गेस्ट पेपर 3 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका है ना, इसी चैनल पे। तो ये गेस्ट पेपर 4 है और मैं आपको बता दूँ बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एनालिसिस करके बाद बनाए गए हैं काफ़ी क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर एनालिसिस के बाद। तो आप इस क्वेश्चन को अगर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, मैं सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट पे डालता हूँ यूट्यूब के, है ना, यहीं पे। और उसके बाद पहले पेपर खुद से आप सॉल्व करते हो, फिर मैं सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन के साथ मैं ट्रिक, टेक्निक, अप्रोच भी आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विद इन टाइम, कम समय में, है ना। कुछ महीने पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि नीट का पेपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2025 का। और ये स्टेप 3 है, जिसमें हमने 3 स्टेप बात किए थे। पहला स्टेप था कि हमारा नीट 37 ईयर PYQ करो, जो कि मैंने पूरा कराया। दूसरा था नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी मैंने कराया। तीसरा स्टेप है कि नीट गेस्ट पेपर है, 10 to 20 गेस्ट पेपर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, पेपर यहीं से आएगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बोला था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कम्प्लीटली फील्ड सबसेल हैविंग n इक्वल टू 4 और s इक्वल टू प्लस हाफ गिवन था। तो देखिए क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था, पर आप देख के डर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करने कैसे करोगे आप, तो देखो बोला था कि आपको n की वैल्यू पता है, मतलब n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू था 4 और बोला था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कम्प्लीटली फील्ड सबसेल। सबसेल क्या होते हैं, S P D F। आपको पता है कि S में कितने ऑर्बिट होते हैं, S में एक ऑर्बिट होता है। P में कितने ऑर्बिट होते हैं, P में होते हैं 3 ऑर्बिट होते हैं। और D में कितने ऑर्बिट होते हैं, D का मैं इधर बना देता हूँ। D में जो होते हैं 5 और ऑर्बिट होते हैं ना, 1 2 3 4 5। और F का मैं यहाँ पे बना देता हूँ। F में कितने ऑर्बिट होते हैं, F में बेसिकली 7 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्लॉकवाइज होता है सब में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सब में क्लॉकवाइज पहले फील कर लो, सभी में क्लॉकवाइज फील करो, है ना, क्लॉकवाइज होता है। और सब पहले क्लॉकवाइज आप सभी ऑर्बिट में भर लेते हो, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरते हो, है ना। तो आपको पता है कि जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हो तो S की वैल्यू कितना होता है, प्लस हाफ होता है। और आपको यही बोला था, कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास जो S की वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए, प्लस हाफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप एंटी क्लॉकवाइज भरो ही नहीं। अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने हो गए 5 और इसमें कितने हो गए 7। क्लॉकवाइज का देखना केवल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7, आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। केवल प्लस हाफ को लेना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, बोला था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारे पास केवल गैलियम होता है ना, वो रिएक्ट्स विथ वाटर एबो 100 डिग्री सेल्सियस। आपके पास गैलियम जो होता है वो वाटर से क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस के एबो रिएक्ट करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 29 होता है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 24,000 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, जो हमारे पास लिथियम है और क्या होता है, सीजियम। लिथियम सीजियम होता है वो हमारे पास रिएक्ट्स विग्रेसली, है ना, विग्रेसली विथ वाटर। और आपके पास जो Br2 होता है वो चेंजेस इन वेपर फेज। सबके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, क्या पता आज ये पूछा है कल कुछ और पूछ ले, तो याद होना चाहिए। स्टेट इन बॉइलिंग वाटर, है ना, बॉइलिंग वाटर में अपना स्टेट क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये याद करना नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा, 58 डिग्री सेल्सियस होता है। जो गैलियम होता है ना, यही आपके पास जब भाई कोई भी चीज़, क्या बोला, गैलियम रिएक्ट्स विथ वाटर, पहले लिख लेते हैं, रिएक्ट्स विथ वाटर एबो 100 डिग्री सेल्सियस, एबो 100 डिग्री सेल्सियस।
तो भाई ये लिक्विड ही रहेगा, यही बोला ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर, तो आपके पास गैलियम ही प्योर रह जाएगा लिक्विड। तो ये सब केवल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आंसर टिक करके आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे बोला था कि द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, है ना, पोटेशियम के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना। आइए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आप पोटेशियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये लिखो, 19 होता है, यही होता है एटॉमिक नंबर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा 4s, आपके पास यहाँ पे 4s2 हो जाए, 2 2 4 10 2 12 6 18 और 18 1 19 होता है ना, तो 4s1 हो जाएगा लास्ट में। अब देखो इसी इलेक्ट्रॉन के लिए s में कितने ऑर्बिट होते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बोला था कि बताइए चारों चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ चीज़ें, है ना, समराइज कर देता हूँ। जो प्रिंसिपल आपके पास n होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जो आपके पास l होता है, ये होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकलता है, इसकी वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होता है। अगर ये भी नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे 0 1 2 3 S P D F, है ना, याद रख लो। m जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है -L2 + L होता है ना, ये होता है, आप हमेशा याद रख लो। और m की वैल्यू आप ऐसे लिखना चाहो तो 2L + 1 होता है, ये भी आप याद रख लो। और आपके पास जो लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए +½ होता है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए -½ होता है। तो शॉर्ट में मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। अब देखो एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ओरिएंटेशन बताता है, एस को स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आउटर मोस्ट सेल के लिए निकालना था ऑर्बिटल, तो 4s1 के लिए, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यही होता है n, सेल n = 4, और l की वैल्यू जब निकालोगे तो 0 to n-1 हो जाएगा, और 0 to 1-1 तो कैसे हो गया 0, और n की वैल्यू 4 थी, 4 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3 आ जाएगा। तो S P D F, यहाँ पे ऑर्बिटल कौन था, S था, तो इसलिए आपके पास जो L की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। M की वैल्यू निकालो, जो M की वैल्यू हो जाएगा वो -L2 + L हो जाएगा। अब -L की वैल्यू आपके पास -0 था, और L की ये भी 0 से 0 आपके पास कितना आ जाएगा, ये M की वैल्यू 0 आ जाएगा, और S की वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो +½ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे, n = 4, L = 0, है ना, और M बराबर भी आपके पास 0 और L बराबर +½ तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला था कि ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट O2 इन एमॉर्फस, ठीक है भाई, और फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप M2O3, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेसिक। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये बोला है ऑक्साइड, अगर ग्रुप 13 के आप लिखोगे, ठीक है, मान लो ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, इंडोनेशियम, टेलूरियम, आपको जो जो गिवन है वो इसी का ऑक्साइड। ये बोला है इन सब का रिएक्शन किससे हो रहा है, इन सब का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से। तो आपके पास क्या बनेगा, तो देखो आपके पास बोरॉन का कंपाउंड जो बनेगा B2O3 बनेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड आपके पास Al2O3 बनेगा, और गैलियम का Ga2O3 बनेगा, इंडोनेशियम का In2O3 बनेगा, टेलूरियम का Tl2O3 बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँ तो आपके पास ये जो होते हैं, देखो ये वाला जो होता है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। आपके पास जो यहाँ लास्ट के 2 होते हैं ये आप देख लो, ये आपके पास बेसिक होता है, और ये आपके पास कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो आपसे बोला गया था कि विच अमंग फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, तो मोस्ट बेसिक आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सब दिख रहा है। तो यही था इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं, जो +3 और इन नोट करके लिख लेना है, जो चीज़ें याद आ रही हैं आप नोट करते जाओ।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी वो डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, है ना। और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इंक्रीज करता है। तो ये भी बातें आप याद करते हैं यहाँ पे चलना। आइए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द गिवन कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको सिंपली याद होना चाहिए इसका। देखो आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं एक आइडिया तो होना चाहिए कि जो हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, हैलोजन का ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लोरीन का तो पूरे पीरियडिक में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लगभग 4 के बराबर होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हैलोजन देखो 2 ऑप्शन तो कट गए पहले, ये और ये कट कर दो, अब हैलोजन 2 में है। अब आपको एक चीज़ अगर पता था कार्बन और फास्फोरस में किसका ज़्यादा है तो आप कर लेते, तो आपको पता दो कार्बन का जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी लिखना चाहो तो कार्बन का 2.5 होता है, फास्फोरस का 2.1 होता है और Br का 2.8, और आपके पास At का लिखना चाहो 2.2। ये याद नहीं करना है लेकिन आपको मैंने एक डाटा बता दिया है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2O2। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट बनाया जो डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ट्रिक एंड ट्रिप्स को फॉलो करते हो ना, आपके मैक्सिमम केमिस्ट्री के चैप्टर जो हैं वहाँ पे जो ट्रिक बताई है वो कहीं फेल नहीं होता है। मैं 20 मिनट का वीडियो 2 दिन की मेहनत है, बहुत ही एनालिसिस करके एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया, तो उसको देखते हो तो कभी भी मैं बता रहा हूँ EMOT की क्वेश्चन कभी भी गलती ही नहीं होगी केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। बहुत कम समय की वीडियो बनाया है, मैंने बताया तो मैंने टू दी पॉइंट चीज़ें एक्सेप्शन को इंक्लूड करके, तो वो ज़रूर देख लेना। हालांकि आइए इस बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं सिखाते हैं। देखिए, अगर आपको कभी 10 to 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप क्या करो, केवल 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर याद रखो। कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन का? 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब जैसे जैसे मान लो ऊपर बढ़ रहे हो तो 0.5 घटाते जाओ बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। मान लो 16 इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लो 14 के अगर नीचे भी आते हो, इसको बस याद रखना है, तो भी 0.5 घटाते जाओ, 2.5। 12 आते हो तो 2, 11 आते हो 1.5, है ना, ऐसे घटाते चले जाना। और अगर मान लो कहोगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितने होते हैं? 0.5। अगर मान लो इवन इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपके पास 1 आएगा। एक्सेप्शन भाई बता देता हूँ, एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन तो कुछ नहीं होता, पर आप एक्सेप्शन करके नोट कर लो। यहाँ भी क्या होता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिख जाए एंड 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है उनका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और एक चीज़ बता दूं, अगर डेसिमल है, अब लिख ही लो, डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर दिखे क्या? डेसिमल तो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, इतना देख लोगे तो। और अगर नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल है तो वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है। और इसमें एक्सेप्शन याद रख लेना, जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं। नोट करके लिख लो, नोट, वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बस एक्सेप्शन को इंक्लूड करके भी मैंने बता दिया। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में तो बहुत हलवा चीज़ पूछा था, वो तो तुरंत हो जाएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर पूछा था तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, 2, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। 18 का 14 का 3 होता है, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का 1। CO कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और NO+ है, NO+ है तो 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो यहाँ पे 7 और 7, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको A सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली, है ना, अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली भी बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली मतलब
और एड फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द वर्क डन इज़ 3 किलो जूल पर मोल द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, फाइनल टेम्परेचर आपसे बोला था। तो देखिए अगर कभी एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दिया, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट क्या हो जाएगा वहाँ पे तुरंत ज़ीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो। ठीक है, अब आपको पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या बोलता है, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्यू जीरो गिवन है तो डेल्टा यू आपके पास कितना हो जाएगा, डब्लू के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ये वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन क्या बोला है, एक्सपेंसन, एक्सपेंसन रिवर्स, देखो एक्सपैंड रिवर्सिबली बोला है ना, एक्सपेंसन में वर्क डन आपके पास जो आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। और कॉम्प्रेशन में जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है, वर्क डन आपके पास पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसन गिवन था, तो एन की वैल्यू आपके पास 1 था, सी वी की वैल्यू आपके पास 20 गिवन था, और डेल टी, टी फाइनल टी इनिशियल है ना, तो T2 माइनस टी इनिशियल आपके 27 था, 27 को 2 केल्विन में चेंज कर लो, 73 ऐड कर लो, है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास -3 किलो जूल था, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ठीक है, सभी यूनिट एक ही उसमें लिया जाना चाहिए, है ना, SI में या CGS में। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2, और यहाँ पे 300, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3000 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप T2 को वैल्यू निकाल लोगे आपके पास आ जाएगा 150 केल्विन। सॉल्व करके चाहे तो देख लो, बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पे चाहे एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो गया ना। और आपके पास जब -3 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस सब्ट्रैक्ट लोगे तो ये 150 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास ये सही हो जाएगा। केल्विन में पूछा था आंसर, इसलिए आपने ये निकाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, अच्छा ये वैरायटी का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो कभी आपको कभी देखो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड बात करें और आपको पावर वाट ये सब गिवन हो, तो मैं एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ, उसी से आप सॉल्व करना। ये भी याद रख लो क्योंकि दिमाग नहीं लगाना। आपके पास CV इंटू डेल्टा टी बराबर जो होता है क्या होता है, P इंटू टी, और ये सेकेंड में लेना। ठीक है, मैं ये क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। तो क्या बोला है कि व्हेन आर 60 वाट इलेक्ट्रिक, वाट आपके पास ये इलेक्ट्रिक गिवन है ना। क्या बोला, इज इमर्ज इन अ गैस फॉर 100 सेकेंड, ये आपके पास टाइम है सेकेंड, और ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना, है ना, कैपिटल T। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विथ एडियाबेटिक वॉल्व द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस, टेम्परेचर बोल रहा है कि राइज हो जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ गिवन है। तो आपके पास CV बताना था, तो CV बराबर टेम्परेचर कितना 5, ये 60, और आपके पास 100 सेकेंड गिवन था। तो आपके पास जो CV निकल के आएगा 5 1 जा 5, 5 20, 100 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा CV 5 0 0 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 12, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा कैंसिल, हमने इसको काटा पीटा गलत है। देखो 5 1 जा 5, 5 20, तो इसको मल्टीप्लाई करना है ना, अब काटो कैसे, तो 20 0 0, और ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 1200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ऑप्शन नंबर आपके पास B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख लेना, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये यूज होता रहेगा। मैं इसको बॉक्स में करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो कभी पावर और ये सेकेंड टाइम में गिवन तो आप ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसका क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। और मैं आपको एक ट्रिक बता, ट्रिक तो उसमें बताया, आप वो वीडियो देखना, हाइब्रिडाइजेशन का कभी गलत नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, सब कुछ बताया है ना ट्रिक वाली वीडियो में। यहाँ पे देखो, यहाँ बता स्टेरिक नंबर निकालो, स्टेरिक नंबर हाफ, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर दो। मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो। पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज है। और आपके पास मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हैलोजन कोई है ना, तो उसे ऐड कर दो। ठीक है, और ये अगर मान लो 2 आता है तो Sp, 3 आता है तो Sp2, 4 आता है तो Sp3, 5 आता है तो Sp3D, ऐसे 6 आता है तो वहाँ भी मैंने बहुत बताया, 8 तक बताया है Sp3D2।
वो देख लेना, है ना। तो अब इसमें भी शेप, जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर को नहीं काउंट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे XeF4 था, अब इसका स्टेरिक नंबर निकालो 1/2। जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सेंट्रल एटम जेनान है 8 और फ्लोरीन क्या है, साइड एटम 4, तो 8 4 12 6 आ जाएगा, 6 मतलब sp3d2। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर कितना है, लोन पेयर का भी ट्रिक सीख लो। जो आपके पास स्टेरिक नंबर आता है उसी को साइड एटम से माइनस कर दो, माइनस साइड एटम। स्टेरिक नंबर 6 था, साइड एटम 4 था, लोन पेयर कितना आ जाएगा सेंट्रल एटम पे, 2 लोन पेयर आ जाएगा सेंट्रल में एटम पे। अब यहाँ पे XeF4 जो आया था, ध्यान देना XeF4 ये आपके पास ऐसे तो होगा, ठीक है, ऐसे तो था, साथ में ये जो लोन पेयर आए थे यहाँ पे होंगे, इसको आप हाइड कर लो। इसको जब हाइड कर लोगे आप ना, लोन पेयर को हाइड करके देखो तो ये स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखेगा, ज्योमेट्री है ना, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखेगा इसका शेप। तो ए का हमारे पास सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ए का सेकेंड, 2 ऑप्शन तो आप कट करो। अब 2 ऑप्शन कौन सा कट हो गया, ये वाला कट हो गया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, पहला कट हो गया और ए का सेकेंड इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं बी का भी निकाल लेते हैं। SF4 था, तो SF4 अगर आप निकालोगे तो स्टेरिक नंबर निकालो 1/2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 4, ये आ जाएगा 5, 5 मतलब होता है sp3d। लेकिन लोन पेयर निकालो तभी तो पता चलेगा पूरा। लोन पेयर निकाल लिए तो आपके पास 5 - 4 एक लोन पेयर आ गया। तो ये sp3d था, है ना, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। अब लेकिन आपके पास एक लोन पेयर था तो स्क्वायर पिरामिडियल हो जाएगा, और स्क्वायर पिरामिडियल नहीं, सीसा शेप उसको बोलते हैं। देखो मैं कैसे बताता हूँ, SF4 था तो SF आपके पास ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना SF4 आपके पास ये SF है और एक लोन पेयर था, तो ऐसे इसे हाइड कर लो तो ये आपके पास सीसॉ, इसको बोलते हैं सीसॉ बोलते हैं, है ना, इसको सीसॉ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे गिवन है, बी का फर्स्ट दोनों में गिवन, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन। अब सी का भी निकालो, NH4 प्लस का, तो NH4 प्लस निकालोगे तो 1/2 और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2,5, मतलब आपके पास 5 और हाइड्रोजन की एक पॉजिटिव है तो -1 कर दो, हाइड्रोजन 4 था तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मतलब sp3 मतलब आपके पास टेट्राहेड्रल। एक ही ऑप्शन सी बराबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ये वाला सही हो जाएगा, सी का 4, है ना, ए का सेकेंड। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत थी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, क्या बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन एक गिवन है, उसको ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज कर, देखिए जो इक्वेशन गिवन है ली चाइल्ड लेयर प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, ये गैस है प्लस O2, है ना। आपको बोला है कि एक बार मैं लिख लूँ क्वेश्चन, SO3 गैस और डेल्टा H आपके पास मतलब नेगेटिव गिवन है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है ना, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। द नंबर ऑफ फैक्टर विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। आपके पास इसका यील्ड इंक्रीज करना है, तो भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये इंक्रीज करेंगे। तो देखो पहला देखते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2SO2 प्लस O2, है ना। आपके पास जो यहाँ पे रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक में प्लस डेल्टा H, रिएक्शन के साथ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे और अलग से लिखोगे तो डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक में। तो भाई यहाँ पे प्रोडक्ट साइड ये बैलेंस्ड है पूरा। अब टेम्परेचर यहाँ बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड जाएगा ना, तो बैकवर्ड जाएगा, हमें SO3 नहीं मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भाई ये बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो ये नहीं, पहला ऑप्शन नहीं सही है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्या बोला, इंक्रीजिंग द प्रेशर। चलो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हमारे पास अगर इंक्रीज, देखो प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो हमारे पास रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट साइड 2 है, इधर साइड आपके पास 2 और 1 3 है। तो भाई ठीक है, हमारे पास लेस नंबर मोल हैं फॉरवर्ड साइड और फॉरवर्ड SO3 है जो कि रिक्वायर्ड है, तो ठीक है बी सही है। और क्या बोला, एडिंग मोर SO2, ठीक है भाई, SO2 अगर ऐड करोगे रिएक्टर में तो प्रोडक्ट ही साइड आएगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। एडिंग मोर O2 भी सही है भाई, O2 कैटलिस्ट का तो इफेक्ट नहीं होगा। तो 3 फैक्टर हैं, मतलब आपके पास इंक्रीजिंग प्रेशर, एडिंग मोर SO2, एडिंग O2, तो 3 फैक्टर हैं जो आपके पास ये आगे ले जाएंगे, SO3 को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप, है ना।
बाकी ये सब चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाएंगे। कभी ऐसा मैंने को प्लानिंग किया है कि इस लेवल का पढ़ाएंगे ना कि 4-5 किताबों का मिक्स एक ही स्लाइड मतलब एक ही चैप्टर में डाल देंगे, है ना। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि आप एक बार पढ़ लो जो कॉन्सेप्ट, कहीं पे ज़रूरत ना हो आपको कभी दोबारा परेशान ना करे वो कॉन्सेप्ट। तो देखो ये कोई क्या बोला है, एन एनालिस्ट वांट्स टू कन्वर्ट 1 HCl, ठीक है भाई, 1 HCl ऑफ pH 1, ओके ठीक है, pH 1 HCl आपके पास है जिसका pH 1 है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH, ठीक है, pH 2 जिसका हो। देखो यहाँ पे pH आपके पास 2 लिखा है, बेसिकली आप उससे परेशान नहीं होना। द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डू दिस डाइल्यूशन, आपके पास कितना वाटर इसके लिए नीड होगा। ओके भाई, कहने का मतलब है आपके पास डाइल्यूशन हो रहा है, और डाइल्यूशन के केस में आपके पास फार्मूला होता है M1 इंटू V1, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है, M2 इंटू V2, ठीक है, सिंपल। अब देखो आपके पास पहले केस में क्या बोला है, 1 लीटर HCl है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या बोला है, pH 1। तो देखो आपको मोलैरिटी तो गिवन नहीं है, तो जो मोलैरिटी होता है वो आपको पता है कैसे निकलता है, आपके पास वॉल्यूम इनटू आप क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो भी मोल गिवन है आप बेसिकली उसे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मोलैरिटी। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या है, देखो मैं बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे H+ निकल के आएगा, है ना, H+ का आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H+, वही आपके पास मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखो आपके पास pH 1 गिवन है, तो आप यहाँ पे H+ जब निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1, याद है। और आपके पास जब pH वहाँ पे 2 गिवन है, ये 2 है आपके पास, तो यहाँ पे जो H+ आपके पास हो जाएगा वो 10⁻² हो जाएगा सिंपली। तो आप यहाँ पे जब निकालोगे तो देखो मैं डायरेक्ट अब पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो M1 M2 हम मान लेते हैं, आपके पास M1 क्या था, M1 आपने निकाला, जो आपके पास निकल के आया वो आया 10, एक सेकेंड, देखो M1 आपके पास निकल के आया, M1 है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है एक तरीके से, इससे लेके आप कंफ्यूज मत हो, है ना। तो आपके पास वो कंसंट्रेशन ही, वो सब छोड़ो, आपके पास जो ये कंसंट्रेशन ही तो निकल के आता है ना, H+ क्या होता है, अब वो कंफ्यूज नहीं होना था। आपके पास जो pH होता है आपको पता है, -log पूरा ही लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है, और जब आप H+ यहाँ पे निकालते हो तो क्या हो जाता है, 10⁻⁻pH हो जाता है। अब आई बात समझ में मैंने कैसे लिखा हो, तो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया तो आपके पास कंसंट्रेशन आ गया, तो कंसंट्रेशन आपके पास एक के केस में था 0.1, वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर था। M2 आपके पास कितना है, 10⁻⁻2 है, ये आपके पास हो गया 0.1, और ये आपके पास क्या हो गया 0.01 मोलर आ गया, है ना भाई, यही तो होता है, ये मोलर है, ठीक है। तो M2 आपके पास यहाँ पे M2 आप लिख लो 0.01, V2 आपसे पूछा था, तो इसको कैंसिल करके लिखोगे तो V2 बराबर आपके पास कितना आ गया, ये 10 लीटर आ गया। लेकिन आपको ये क्या चाहिए, फाइनल वॉल्यूम चाहिए, ये आपके पास V2 आया, और फाइनल वॉल्यूम जब आपके पास निकालोगे तो चेंज कितना हो जाएगा, आपके फाइनल आया 10 लीटर, इनिशियल कितना था 1, तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 9 लीटर आ गया। अब इसको मिली लीटर में चेंज करोगे तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है ना, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 9 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 9 × 1000, क्योंकि ऑप्शन आपको ml में गिवन है, तो 9000 ये क्या हो जाएगा, मिली लीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, ये बोला था कि 20 ml, ओके, 20 ml ऑफ 0.0 M2 मोलर गिवन है, M2Cr2 solution is used for the titration of 10 ml of Fe2+ solution in the acidic medium. The molarity of the Fe2+ एंड आपके पास मोलैरिटी आपसे पूछा था, है ना। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ तो Cr2O7 आपके पास बेसिकली ये K2Cr2O7 होता है ना। वो M2 की जगह आपके पास वो K2Cr2, आप बहुत बार रिएक्शन यूज किए होंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए आपके पास जो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर एक आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर एसिड बेस गिवन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैं कहूँगा ऐसे जब आपके पास मोलरिटी, वॉल्यूम ये सब पता हो ना, तो आपके पास कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि एक तो होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, N1 V1 N2 V2 होता है ना, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये यूज नहीं होना है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो जो आपके पास नॉर्मलिटी होता है वही मोलरिटी हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं दूसरा फार्मूला, मोलरिटी गिवन है तो आपके पास मोलरिटी इनटू आपके पास वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। ये पहले केस में है, मान लेते हैं ये किसके लिए, K2Cr2O7 के लिए। और दूसरे केस में आपके पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये आपके पास दूसरा केस में क्या था, आयरन था, आयरन आपके पास Fe2+ था। अब देखो आपको वैलेंसी फैक्टर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, K2Cr2O7 का ऑलवेज जो वैलेंसी फैक्टर होता है इसका ऑलवेज जो एन फैक्टर आता है वो कितना आता है, 6। और आयरन जब ऑक्सीडाइज करोगे तो किस में ऑक्सीडाइज होता है, Fe3+ में। तो वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर कैसे निकलता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई एटम आपके पास कितने हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज एक ही हो रहा है और एटम आपके पास एक ही, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा। बाकी चीज़ आपको पता था, मोलरिटी आपके पास कितना था 0, और ये K2Cr2O7 के केस में 0.02। आपके पास वॉल्यूम भी पता था 20, वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया। और Fe2+ के केस में मोलरिटी और आपके पास वॉल्यूम पता था 10 इंटू एन फैक्टर 1 हो गया। आपके पास मोलरिटी जो निकल के आएगा यहाँ पे ईजिली आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.24। लेकिन ऑप्शन आपको क्या, ये गिवन था 10⁻², तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे जब आप डेसिमल को यहाँ पे ले जाओगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा 224 इंटू 10⁻², क्योंकि डेसिमल को 2 डिजिट तक किसका आया, हमें ऑप्शन में गिवन था तो ऐसे करना था। तो आपके पास कितना आ गया 24, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड इज हीटेड, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें बोला है कि 4.5 मोल्स ऑफ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और आपके पास आयोडाइड है, ठीक है, दोनों गैस है, और आपके पास ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो आपके पास HI फॉर्म हो रहा है। आपके पास 10 लीटर आपके पास वॉल्यूम जो गिवन है 10 लीटर गिवन है, कि ये यूज होगा जब कंसनट्रेशन निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो यूज होता है ना, ये याद है आपको। आपको बोला है कि 4.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ 10 लीटर वेजल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इनिशियली आपके पास 4.5 मोल्स ये गिवन है, 4.5 मोल्स ये गिवन था, ये 0 था। ये बोला एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए यहाँ पे 4-5 इंटू अल्फ़ा, 4.5 इंटू अल्फ़ा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बनेंगे। तो ये बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ HI वेयर फॉर्म, तो आपके पास 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 3। ये बोल रहा है ना आपके पास 3 HI फॉर्म, HI आपके पास 3 फॉर्म हो रहा है, तो 2 अल्फ़ा बराबर हमने ये लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा बराबर निकल के आ जाएगा 3/2 निकल के आ गया। अल्फ़ा बराबर वैल्यू पुट करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे NT आपके पास कितना है 4.5 माइनस 1.5, 4.5 माइनस 1.5 और ये 2 इंटू 1.5, तो यहाँ पे आपके पास इसे 0.3 और ये भी आपके पास 30 और 2.25 जो 10, 2 1 2 ये 3.0। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी तो निकलता है ना। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने लिखा है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो 3/10, वॉल्यूम आपके पास 3/10 और 3/10। अब Kc कैसे निकालोगे, Kc पता है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर डिवाइड बाई H2/I2। तो ये आपके पास HI 3/10 इंटू 3/10 और H2 है ना, इसको 3/10 इंटू 3/10, तो पूरा वैल्यू आपके पास एक कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 1 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला था, ये बोला था द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग B2H6 ऑल BHB एंगल आर 120। आओ इसको देख लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले B2H6 का आप स्ट्रक्चर बनाना बॉन्ड इसमें होता है ना। तो
जब अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ये H होता है, ये H होता है, चाहे वेज डैश में भी लगा सकते हो, वो दिक्कत की बात है नहीं। देखो ये आपके पास हम नाम देते हैं इसका θ1 है, ये आपके पास क्या है θ2 है। ऑलवेज याद रखना जो θ1 होता है अंदर वाला बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है θ2 से, पहली चीज़, ठीक है। और आपके पास जो BHB ब्रिज वाला बॉन्ड होता है ना, वो उनका सेम बॉन्ड लेंथ है, और जो BHB बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। जो BHB आपके पास बॉन्ड होता है वो कितना होता है बॉन्ड एंगल मतलब 90 डिग्री होता है ना। और BH3 आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो आपके पास टर्मिनल यहाँ पे क्या की मैंने BH3 बी हैज़ लीव स्पेस, क्या बोला है करेक्ट स्टेटमेंट। तो BHB बॉन्ड एंगल क्या बोला है 90 डिग्री होना चाहिए, ये तो इनकरेक्ट है। द टू BHB बॉन्ड्स आर नॉट फॉर सेम, नहीं भाई ये सेम होता है बॉन्ड एंगल, वही बॉन्ड लेंथ ये क्या होता है सेम होता है। ये मैं सही लिख देता हूँ इन सब के आगे, ये 90 डिग्री होता है। और टर्मिनल BH बॉन्ड्स है लेस P करेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग। भाई ऑप्शन नंबर आपके पास जो C है ना वो सही है कि आपके पास जो टर्मिनल BH बॉन्ड होते हैं ना हैव लेस P करेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग, ठीक है भाई। ऑप्शन आपके पास जो C होता है यही करेक्ट होता है, बाकी सब इनकरेक्ट है जो BH3 होता है। क्योंकि देखो 3 ऑप्शन आपने करेक्ट कर लिया, और BH3 बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल P ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पेयर को ले सकता है, तो ये लेविस एसिड होता है, बेस होता नहीं। 3 ऑप्शन आपने करेक्ट कर लिया, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन था, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है ना, तो आप याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या बोला इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन। ओके, प्रोपीन सबसे पहले आप बना लो इसका, तो प्रोपीन आपके पास 1 2 3 बना लो, प्रोपीन ऐसे ही बनेगा। क्या बोला है प्रोपीन विथ डाइबोरेन, डाइबोरेन आपके पास रिएक्शन है रहा है, मतलब B2H6 यही तो होता है आपके पास हाइड्रोबोरेशन, H2O2 और NaOH आपके पास गिवन है। तो क्या फॉर्म होगा, तो इस रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है आपको पता है कि हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे आपके पास OH जाके जुड़ जाता है, ऐड OH वहाँ पे जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो आप यहाँ पे 2 तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा, आप एक बार बॉन्ड को ऐसे तोड़ो एक ऐसे तोड़ो, हमेशा याद रख लेना जब भी एल्कीन हो तो आपके पास 2 तरीके से बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो ये कहता है अगर बॉन्ड ऐसे टूटा है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव टेल पार्ट पे पॉजिटिव, है ना, याद रख लेना। और हमेशा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उधर ही डायरेक्शन टूटता है, लेकिन कार्बन कार्बन यहाँ सेम है तो हमने दोनों डायरेक्शन में तोड़ के देखा है, ये नाम देते हैं B। तो देखो अगर ए तरीके से आपने तोड़ा तो कार्बोकैटायन आपके पास यहाँ बनेगा, है ना, और नेगेटिव जो आता है यहाँ पे ना वो नेगेटिव यहाँ पे जो है वहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है। आपके पास अगर ये ए वाला प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट नहीं बना भी, अगर बी तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब देखो ये कार्बोकैटायन जो है 1 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो ये जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वहीं जुड़ेगा, वही फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है OH आपके पास जुड़ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है, जो C दिख रहा है ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और सीन एडिशन होता है ना। आइए देखते हैं, वो तो मैं सीन एंटी आपको बाद में बताता हूँ। व्हाट डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग विथ, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो नहीं व्हाट डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग विथ, मतलब CO नहीं प्रोड्यूस होगा, ऐसा कौन सा है कि इसको रिएक्ट करोगे, ठीक है ना। रिएक्टिंग विथ H2O होगा, एक्चुअल यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं था, रिएक्टिंग विथ H2O लिख लो, रिएक्टिंग विथ H2O, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको बेसिक रिएक्शन NCERT में गिवन होती है। जब आपके पास CH4 रिएक्शन कराते हो है ना, आपको पहले चैप्टर S ब्लॉक में भी गिवन है ये, तो CO और आपके पास क्या होता है H2। हालांकि अब निकल गया S ब्लॉक, पर ये आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। ऑर्गेनिक में कार्बन H2O को अगर 1270 केल्विन पे आप रिएक्शन कराते हो तो CO और यहाँ पर भी H2 मिलेगा। C3H8 को भी अगर 3H2O से यहाँ पे रिएक्शन कराते हो 1270 केल्विन, और यहाँ पे निकिल है ना कैटलिस्ट ले लोगे, यहाँ पर भी निकिल कैटलिस्ट था,
तो आपके पास 3CO और प्लस H2 बनेगा। लेकिन आप अगर CO2 को ध्यान दो, जब रिएक्शन कराते हो H2O से, तो आपके पास यहाँ पे H2CO3 बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा वही हो जाएगा, है ना, सी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप करेक्ट कर लेना यहाँ पे H2O से रिएक्शन कराने के लिए गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइलमाइन फ्रॉम साइनो। तो देखो इसमें बोला है आपको साइनो बेंजीन से, मतलब साइनो बेंजीन आपके पास ये होता है, ठीक है। तो किसके कौन सा ऐसा रिएजेंट लोगे जिससे बेंजाइलमाइन नहीं प्रिपेयर्ड होगा। तो H2 निकल अगर ले लो तो भाई ये आपके पास इसको साइनाइड साइनो क्या करता है CH2 NH2 में चेंज कर देता है। ये तो हो गया। LiLH4 अगर लेते हो यहाँ पे, यहीं भी मैं लिख देता हूँ LiAlH4 और H3O प्लस लेते हो तो ये भी आपके पास रिड्यूस कर देता है, आपके पास रिड्यूस करके CH2 NH2 में बनाएगा। और SnCl2 अगर लेते हो, मैं लास्ट वाले में देखो क्या की मैंने यहाँ पे लिखता हूँ SnCl2 और HCl लेते हो तो पहले स्टेप में तो ये क्या करता है, इमोनियम में बनाता है। इमोनियम मतलब CH और NH बनाता है। और अगर फिर से आप NaBH4 ले लेते हो Na, तो ये रिड्यूस करके क्या बना देगा CH2 और NH2 बना देता है, ठीक है। अब देखो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जो HClHO2 है। तो इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ इधर ही। अगर आप यहाँ पे HClH2O लेते हो तो ये क्या करता है, इसको डायरेक्ट एसिड में हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड में चेंज कर देगा। और एसिड में जैसे चेंज करेगा, आप NaBH4 ले लोगे तो ये क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है एसिड को CH2OH। तो ऑप्शन नंबर आपके साफ सब दिख रहा है, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा, जिससे आप क्या बेंजाइलमाइन नहीं बना सकते हो। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द रिएजेंट नीडेड फॉर द कन्वर्जन इज। आपके पास ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ये कन्वर्जन के लिए नीड है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब आपके पास बर्क रिडक्शन कराते हो, है ना, लिक्विड क्या बर्क रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन Li इन लिक्विड अमोनिया ले लो, क्योंकि Li इन लिक्विड अमोनिया ही गिवन है, तो ले लो। तो ये क्या करता है, ट्रांसएल्कीन में चेंज कर देता है। तो Li इन लिक्विड अमोनिया, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको कुछ पूछा हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या टेस्ट करते हो आप। हिंसबर्ग रिएजेंट जो बताता है वो टेस्ट फॉर अमाइंस होता है, टेस्ट फॉर अमाइंस, है ना। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री अमाइन है। तो आपके पास यहाँ पे जो 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं वो तो सॉल्युबल हो जाते हैं अल्कली में, 3 डिग्री नहीं होता है, वो मैं डिटेल में बताया हूँ। तो हालांकि यहाँ पे केवल हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा था। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, PH SO2 और Cl होता है। इसी को आप लिख सकते हो, PH मतलब फिनाइल, C6H5SO2 Cl होता है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, वो पूरा डिटेल में बताया, तो वहाँ आप सर्च कर के देख लेना। अभी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपसे पूछा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा। तो देखो कभी भी अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करना होता है, बेसिसिटी जब भी निकालना है, अवेलेबिलिटी है ना, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपके बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। अब ये बढ़ता कैसा है, कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इससे हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है, जिससे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 2 डिग्री वाला अमाइन ज़्यादा हो जाएगा बेसिक। अभी मैं सबको समझा दूँगा। देखो यहाँ पर भी है 2 डिग्री, यहाँ पर भी है 2 डिग्री, ये ऑप्शन को कट कर लो, पूरा बताता हूँ डिटेल में, टेंशन मत लो। अब देखो जैसे ये हो गया तो यहाँ पे C2H5NH2 केवल यहाँ पे NH3 है, तो C2H5 ये आपके पास, देखो मैंने पहले तो 2 डिग्री आपके पास ये एथाइल था, इथाइल बना लिया ये, फिर मैंने बोला आपके पास NH है
NH है और एक इथाइल है। तो ये इथाइल आपके पास प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसकी लोन पेयर कैपेबिलिटी बढ़ाएगा और फिर आपके पास NH3 होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रख लो, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे कई सारे फैक्टर होते हैं 2 डिग्री बेसिसिटी के कारण, पर ये आप याद रखो, कहोगे सर क्योंकि ये आपके पास देखो, ये आपके पास ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर कैपेबिलिटी 2 बार बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बार बढ़ रहा है, यहाँ पे एक भी बार नहीं बढ़ रहा है। तो ये बेसिक ऑर्डर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, नोट करके, अगर कभी आपको एक्वस फेज में बेसिक ऑर्डर पूछता है, एक्वस फेज में बेसिक ऑर्डर पूछता है अमाइंस का, तो याद कर लेना भाई, नीट में बहुत बार पूछा गया है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री कर देना अगर एक्वस फेज में। कब? जब आपके पास RCH3 गिवन हो, और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कर देना जब आप R के पास आपके पास C2H5। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है, ये आपके पास याद रहना चाहिए एक्वस फेज में। बाकी गैस फेज में आप नॉर्मली कुछ नहीं बोला, गैस फेज में तो आप डायरेक्ट देख लिया करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर देख लिया करो, ठीक है, गैस फेज में। तो ये आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बोला था कि मैच कराइए। तो पहला रिएक्शन क्या है, H2PD BaSO4, ये भाई हिसाब से रोजोमंड रिडक्शन ए का है ना, ये रोजोमंड रिडक्शन है, चलो इसको डी से मैच करा दो साफ साफ। और SnCl2 स्टीफन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया, ये ही मैच कर रहा है, ए का 4th, बाकी किसी ऑप्शन में था ही नहीं। और बी का यहाँ पे नहीं SnCl2 CH3CN गिवन है, और CH3CN को स्टेफन रिएक्शन ही होता है ना। यहाँ पे क्या गिवन है, 3rd गिवन है, और बी का आपके पास 3rd, बी का यहाँ पे 2nd गिवन है, बाई मिस्टेक लिखा है यहाँ पे, बी पे 3rd लिख लेना है ना, ये 3rd लिख लेना, वो ऑप्शन में कुछ गलत मिसप्रिंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला ऑफ नेस्लर रिएजेंट। अच्छा, नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, तो नेस्लर, ये सिंपली आपको जब पढ़ते थे पहले ये क्वेश्चन आते थे, बहुत ही फेमस आया है पहले, पर अभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रख लो, ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट, ये किसके लिए होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है, और एल्डिहाइड आपके पास हो जाएगा, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ना, तो इनको मैं कहूँगा बायोमोलिक्यूल के, अच्छा बायोमोलिक्यूल मैं लास्ट में करा दूंगा। और उसमें दोस्तों मुझे मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, कुछ कंसेप्चुअल है नहीं, तो मैं थोड़ा सा उसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने जैसे को तैसे सब कुछ बता दिया है ना, पर उसमें याद करना है, तो आप ये चीज़ें याद रख लेना, मैं यही कहूँगा आपको, ठीक है। जो NCERT में गिवन, जैसे ग्लूकोज है ना, किससे रिलेटेड, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaHCO3 से, और आपके पास हीट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नो रिएक्शन होता है ना, नो रिएक्शन होता है। लेकिन ग्लूकोज का अगर सेम रिएक्शन आप HNO3 के साथ हीट के साथ करा दो, तो आपके पास सैकेरिक एसिड बनता है ना, सैकेरिक एसिड बनता है। अगर आप यहाँ पे HI NCERT डायरेक्ट HI हेक्सेन बनता है, एक बार JEE मेंस में है ना, क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं दिया था एग्ज़ाम, तो और आपके पास यहाँ पे Br2 और ये गिवन था, तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी मैच कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो देखो आइडोफॉर्म भी बहुत सिंपल होता है, मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊँगा। आपके पास देखो RC⋯O और यहाँ पे CH3 हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, और वहाँ पे CH3 हो, तो आइडोफॉर्म देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल हो और 2 डिग्री अल्कोहल हो, तो इन जनरल वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, LOPPT फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बस आप सिंपली यही चेक करना था। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आइडोफॉर्म देगा क्या, पहला वाला देखो। अच्छा, ये अल्कोहल डिपेंड करता है, जब ऑक्सीडाइज करो आपके पास ऐसा मिले तभी देगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है सी गिवन है, और यहाँ पे क्या है CH2 है, और आपके पास OH, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो C और यहाँ पे ये अल्कोहल था, तो ये CHO में हो जाएगा, है ना, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये नहीं देगा, क्योंकि आपके पास CH3 नहीं है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला द अमाउंट फॉलोइंग दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो दूसरा PH है और H2OH है, मतलब यहाँ पे अल्कोहल ही है और ये CH3 है।
तो यहाँ पे आप बनाओगे PH और ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा और आपके पास CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देख लो, द अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इसे भी बना लो C और यहाँ पे C है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो C नो डाउट आपके पास कीटोन बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेथाइल ग्रुप नहीं आ रहा है, देखो ये एथाइल आ रहा है दोनों साइड। और ऐसे ही अगर आप यहाँ भी आप देख लो इसको बना के PH C और C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीडाइज करके बना दिया, तो ये यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे CH3 आ रहा है, ऐसे वाला ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला था कि फ्रॉम द वाइटमिन्स जो भी A B1C मतलब जो भी गिवन है, द नंबर ऑफ वाइटमिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास जो A D E K है ना, और आपके पास B1 2 ये हमारे पास जो होते हैं ये स्टोर्ड हो जाते हैं इन लीवर एंड आपके पास बस सिंपल लिख लो स्टोर्ड किए जा सकते हैं। और मैं आपको डिटेल में क्या ही पढ़ाऊँ, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी अपन को उतना आता भी नहीं, जो काम की चीज़ें वो याद रखो। अच्छा ADE फैट सॉल्युबल होता है, BC वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी आपके जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 5 इसमें, है ना। ये भी आप थोड़ा NCERT में देख लेना। देखो ये क्या बोला है, ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्किन बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप। तो देखो अगर मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ यहाँ पे, जब भी आपके पास अल्कोहल गिवन होता है, मान लेते हैं ये आपके पास अल्कोहल है, आप रिएक्शन कराते हो कंसनट्रेटेड डिहाइड्रेशन मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग। तो पहला स्टेप होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये इसके H+ पे अटैक करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मैंने ये क्यों बना दिया बेंजीन, पहला स्टेप OH2 प्लस प्रोटोनेशन हो गया, है ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होता है, बाहर निकलता है आपके पास, यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन बना दे रहा हूँ मैं बार बार, आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग गिवन होता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। याद आया, कुछ भी मैंने एग्जाम्पल ले आपको समझा दिया। तो बस बेसिकली प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहा है ये कैनिजारो का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैनिजारो क्वेश्चन क्या, जिस ऐसा कंपाउंड जिसके कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पर ये आता है आपके पास बेस, लेकिन आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। PHCHO 2 PHCHO आपके पास गिवन थे, ठीक। अब देखो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे आपके पास जो बेस होता है, मैंने क्या बोला, आपके पास जो बेस होता है, बेस यहाँ पे क्या है NaOD है, तो यहाँ पे OD नेगेटिव है OH की जगह, तो ये आपके पास यहाँ अटैक करता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। ये सब रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, वही है कि आप वहाँ पे वो वीडियो देख लोगे एल्डोल कैनिजारो, तो कभी डाउट ही नहीं होगा, वो पूरा डिटेल में यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखो होता क्या, ये अटैक किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये फिर से वापस आता है, और जैसे वापस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन फिर से आपके पास अभी कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड थे तो आपके पास ये था ही रिएक्शन में, तो ये बाहर निकलता है, जैसे ये नेगेटिव बाहर निकलता है फिर से यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो आपके पास क्या होता है, PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा OD, और ये क्या हो जाएगा PH और CH, यहाँ पे O नेगेटिव है ना। जैसे ही O नेगेटिव ये आया, ये बॉन्ड टूटा ना, ये नेगेटिव आया, तो ये आपके पास फिर से D को ले लेता है, तो D को ले लेता है, तो यहाँ क्या हो जाता है PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव और आपके पास PHCHOD बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है, ये जो PHCHOD बना है ना, यही है भाई, उसको अच्छे से लिख लो OD, और यहाँ पे H, और यह क्या हो जाता है H हो जाता है ना। तो देखो मैं आपको सिंपली बताऊँ, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, एक रेड्यूस प्रोडक्ट बनता है कैनिजारो में, सिंपली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था कि पहले स्टेप में Cl2 हीट आपके पास 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड आपको बनाया था। तो सबसे पहले जो बनाया था वो लिखो, क्या बनाया था, 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड। तो 4 ब्रोमो है, फिनाइल एसिटिक एसिड मतलब C, और C डबल बॉन्ड वो H है, ठीक है।
तो अब ऐसा है कौन सा ऑप्शन ले लूँ जो हमसे ये बन जाएगा। तो देखो ब्रोमो तो है ही कंपाउंड में, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 ये वाला लेते हैं। देखो अपन ये वाला कंपाउंड लेके चलते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पे 2 है, हम ये C वाला लेके चलते हैं। देखो C वाला लेके चलते हैं, क्यों लिए अभी पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पे CH है, Br लगा लेते हैं और यहाँ पे CH3। अब देखो पहले स्टेप में Cl2 है और हीट है, तो हम ये क्या कर देंगे, ये अलाइल पोजीशन पे क्लोरीन को ऐड कर देगा। अलाइल पोजीशन यही है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन अलाइल पोजीशन होता है। तो आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, C और Cl आ गया। ठीक है, जैसे ही CCl आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास साइनाइड भी था। अब साइनाइड SN2 रिएक्शन कर ले, SN2 क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या है, Br है और यहाँ पे CCN आ गया, है ना। जैसे ही आ गया अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस आपको गिवन ही है, H2O प्लस H+ या H3O+ लिखा है। तो ये क्या करता है, साइनाइड को एसिड मतलब एसिड में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर ये, तो यही बोला ऑप्शन नंबर C। एक आइडिया लग जाता है अगर आपको सब कुछ गिवन है तो एक आइडिया लग जाता है कहाँ से क्या बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गिवन था, अब इसमें कैसे सॉल्व होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपको रिएजेंट और सबस्ट्रेट देखना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा आपको, कैसे एरो चलता है सर समझ नहीं आता, ये रिएक्शन कैसे होते हैं। 50 लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, जिसमें अच्छा ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी से पढ़ी जाती है। जैसे कि पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर GOC, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है ना। तो जिनको दिक्कत है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रुके, मैं सारी चीज़ें उनको, केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है ना। बस हाँ आपको मेहनत करना हो, ठीक है, मैं जैसे बताऊँ वैसे करो। देखो यहाँ पे NaOH है, बेस है। बेस क्या करेगा, ये जब भी आपके पास बेस हो, एक एल्काइल हैलाइड हो, तो एल्काइल जो हैलोजन हो वो 0, उसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, ये भी आपके पास बीटा है ना, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, बेस खाता है। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन को बीटा नहीं खाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास ये बीटा हाइड्रोजन नहीं, जो आपके पास खाली है ना, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन को खाया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया, है ना। मतलब एंटी जो आपके पास जिसका स्टीरियो अलग हो हाइड्रोजन के, उसको हाइड्रोजन को खाता है। तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आपके पास सिंपली ये बन गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, तो बस यही बन गया। तो ऑप्शन नंबर आपको कैसा, तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D सही है ना। अरे भाई वही तो है ना, ये देखो इसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो मिथाइल वाले को नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर D, बस यही देखना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सरल क्वेश्चन है, आपको क्या बोला था यहाँ पे, मैं इसको लिख के ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो दिखने में डरावना दिख रहा है, वही है सच, मतलब मैं एक कहावत कहने वाला था पर वो नहीं कह रहा है ना। AlBr3 और आपका C2H5 C2 सॉल्वेंट दिए होते हैं, बाकी का मेन रिएजेंट Br2 है। अब देखो जो Br2 है वो वहाँ से जो आपके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल Br+ निकल के आएगा। अब आपके पास ये जो ग्रुप यहाँ पे गिवन है दोस्तों, ये जो ग्रुप यहाँ पे गिवन है, ये कैसा ग्रुप है, ये जो ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि -m इफेक्ट लगा रहा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एरोमेटिक पे लगे होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं। तो Br को यहाँ पे किस पे जोड़ेगा, मेटा पे जोड़ेगा। बस सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कुछ दिमाग ही नहीं लगे। तो आपके पास ये ऑर्थो और ये मेटा, Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, बस ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखो ये ऑर्थो और ये मेटा, यही तो है मेटा, तो ये ऑप्शन नंबर C। दिखने में डरावना, बाकी था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी तो निकाल लो भाई, क्या ही सिंपल क्वेश्चन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो, है ना, तो प्राइमरी वैलेंसी वही हो जाता है। यहाँ पे इसका X और ये न्यूट्रल है तो ये 0 -1, और आपके पास यहाँ पे ओवरऑल चार्ज ये -2 और ये +2, तो X बराबर +3। तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हो जाता है प्राइमरी वैलेंसी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपके पास 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। द पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बोला है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसका रिडक्शन होता है, क्या मतलब जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो देखो भाई K2Cr2O7 यही बोला है पोटेशियम, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब करेगा, जब आपके यहाँ पे आपके पास क्रोमियम कितने हैं +6 में, यहाँ आपके पास ये +3 में जाएगा, है ना बेसिकली। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो +6 से +3 में जाएगा। तो सिंपली बैलेंस करके अगर लिखूँ तो 14H+, है ना। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पास 6 इलेक्ट्रॉन Cr2 और यहाँ पे O7 है, और ये 2 माइनस है, और यहाँ पे 2Cr+3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वाटर कितना है 7, तो 7H2O। अब बैलेंस 7 2 जो 14 और यहाँ 14H बैलेंस। तो ये बैलेंस करना तो आपको आता है, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा आगे, आप मैसेज करना है ना, मतलब कमेंट करना। आइए देखो यहाँ पे क्या बोला, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड क्या हो जाएगा। तो देखो ये भी सरल क्वेश्चन है, आपको कैसे COCl4 आपके पास गिवन है 2 माइनस, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X-4, क्योंकि क्लोरीन पे -1 तो इसलिए 4 है, तो -4 हो गया मल्टीप्लाई करके, X बराबर आपके पास +2 आ गया। तो कोबाल्ट +2 है, और यहाँ पे फेको 3D7 4S2 होता है, 2 आ गया, 2 ये बाहर निकलेगा तो आपके पास 3D7 बचा। अब D7 को स्प्लिट कर लो, ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG स्प्लिटिंग होता है, T2G और EG, और ये वीक फील्ड लिगेंड हमेशा रहेंगे। कोबाल्ट +3 आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है H2O और अमोनिया के साथ, है ना स्ट्रॉन्ग, बाकी ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 और 4 5 6 7, तो आपके पास T2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में आपके पास 5 और EG में 2, तो ये कितना आ गया टोटल आपके पास, आपके पास 5 2 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ CrO5 ऐसा कौन सा होता है, आपको बस ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको कलर वगैरह याद हो। तो जो CrO5 का अमाइल सॉल्यूशन वो इन अमाइल अल्कोहल होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वी सो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग, तो जो स्प्लिटिंग होता है जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग होगा। तो यहाँ पे साइनाइड ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, किसमें, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो होता है वो होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें मैं बोलूँ एक ऑक्सीजन कम कर दो तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, अस एसिड हो जाएगा, है ना। और क्या बोला है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो पायरोफॉस्फोरिक में 2 मॉलिक्यूल ले लो H3। अच्छा ये वीडियो आप सर्च कर लेना, फॉस्फो एसिड बाय IITian थिंकिंग, और सल्फर के एसिड। भाई ऐसी ट्रिक है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी बॉन्ड आप तुरंत निकाल लोगे आप, वो मैंने पूरा डिटेल में 15-20 मिनट की वीडियो में ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट, आप यकीन मानो पूरा जो साल भर केमिस्ट्री पढ़े होगे आप उसको देख लेना, आपके मुश्किल से 10-10 मिनट की वीडियो में 20-25 वीडियो सब ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो 2 ले लो और उसमें एक H2O निकाल दो, तो है ना, वो मैं कहूँगा 2 ले लो और -1 H2O बाहर कर दो, लेकिन मैं इसको बना देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H4, ठीक है, P2 और O से आपके पास 3 और 3 6, और आपके पास H4P2O7 आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊँगा तो P डबल बॉन्ड हो, कितने POP बॉन्ड हैं, कितने SO बॉन्ड हैं, सारा कुछ मैंने बताया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो मैक्सिमम चीज़ें तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वहाँ पे आप देख लेना एक बार डेडिकेटेड वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 12, पाई बॉन्ड कितने हैं आप यहाँ पे देख लो,
पाई/2 2 हैं, एक ही 2 ही दिख रहे हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोला है, इफ़ अ कंपाउंड रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, द रेट कांस्टेंट गिवन, द टाइम टेकन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, टाइम टेकन आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपके पास एक फार्मूला होता है, मैंने नहीं बताया आपको, पर हाँ केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया क्या होता है 2.303 अपॉन के, मतलब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोलना नहीं पड़ा है, पर हाँ ये वीडियो है, आप वहाँ पे देख लेना, एक रिवीजन है, सारे फार्मूले ट्रिक टेक्निक लिख दिया है। तो आपसे पूछा था टाइम टेक, क्या बोला द टाइम टेकन, टाइम पूछा था कि आपके पास गिवन था, मतलब वैल्यू पुट करना था कि आपके पास कितना गिवन था 2.01 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन, फाइनल इनिशियल क्या बोला है फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम, है ना, 7 ग्राम से कितना हो जा रहा है 2 ग्राम, वेट गिवन है तो उससे परेशान नहीं होना। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर लोगे आपके पास 623 वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगा, अप्रॉक्स निकालना है ना, तो ये हो जाएगा। देखो द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनॉन बिटवीन, ठीक है, ओके आओ देखो, तो आपको इसका रिएक्शन याद होना चाहिए, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है ना, जेनॉन के कंपाउंड जब गिवन होते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने में क्या बनता है, देखो Xg(F4) जब आप रिएक्शन लेते हो H2O के साथ कराते हो, मैं बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, जेनॉन 12 डायरेक्ट ये है ना 2XgO3 आपके पास आता है, बैलेंस का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे फिलहाल, पर मैं आपको बैलेंस लिख दिया हूँ, तो आपके पास O2 आ गया। तो यहाँ पे अगर XgO3 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +6 आएगा, और XgF4 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगा, तो जब आप डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 - 4 ये बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बोला 0.004 मोलर K2SO4 सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.01 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4। ठीक है भाई, जब कभी भी आइसोटोनिक आपसे बोलता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होते हैं दोनों सोल्यूशन के। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर 2 का सेम हो जाता है, ये आपके पास होता है। तो देखो यहाँ पे हम ये क्या लिख लेते हैं, ग्लूकोज के लिए अपने पास, और ये आपके पास किसके लिए K2SO4 के लिए, ठीक है। ग्लूकोज के लिए 0.0 मोलर K2SO4 आपको क्या होता है पता है ना, CRT होता है, और यहाँ पर भी CRT होता है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। अच्छा, ग्लूकोज के केस में जो आई की वैल्यू होती है 1 होती है, RT से RT कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू 1 होती है, कॉन्सेंट्रेशन 0.04 आपके पास की, सॉरी आइसोटोनिक 0.0 ग्लूकोज के लिए 1 गिवन है ना, ग्लूकोज के लिए 1 गिवन है, तो 1 × 0.01 मोलर आपके पास गिवन था, और आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू तो कुछ नहीं पता थी, यहाँ पे आपके पास 0.004 मोलर गिवन था, तो आई की वैल्यू आप निकालोगे, कैंसल आउट 10/4 हो जाएगा, तो आप सॉल्व करोगे 5/2 आ जाएगा, और ये फिर सॉल्व 2.5 आ जाएगा, है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊँ तो अल्फ़ा बराबर होता है I-1/n-1, ठीक है। अब जब देखो K2SO4 को ब्रेक करोगे तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2K प्लस, और SO4 2 माइनस, तो n की वैल्यू जो निकल के आई 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा वैल्यू कितना, अल्फ़ा वैल्यू आपके पास निकालना था, I की वैल्यू 2.5 - 1, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 - 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 2.5 - 0, तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा 15/10 × 2 × 100, परसेंटेज निकालना था, तो ये 10 × 10 = 100, और ये कितना 5, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 15, 5 मतलब मल्टीप्लाई करोगे 75% आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, जो सी सही हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एक चीज़ करके बताया। ग्लूकोज के लिए जो आई की वैल्यू होती है 1 होती है, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट फार्मूला निकालिए डिसोसिएशन का, ये आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। ये एन की वैल्यू यहाँ पे इसको ब्रेक करके निकालते हैं। कुछ भी डाउट रहा तो दोस्तों आप पूछ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़रा सा अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप बोलना सर मुझे ये फिर से।
तो देखो ये सरफेस केमिस्ट्री से फिजियो सॉर्प्शन के लिए क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है वो 20 से, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट डाटा गिवन है, और केमी सॉर्प्शन में सिंगल लेयर फॉर्म होता है। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर एक ही सही है, जो डी दिख रहा है, बस बाकी आपको सोचने की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। और सी का आपको पता है यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, बाकी एक बचा है वो क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये भी, कुछ नहीं सोचना आपको। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये निकाल लो, क्या बोला है, ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियली आपके पास 1 मान लो, है ना, तो इनिशियली तो 1 ही होगा कंसनट्रेशन, और आपके पास 2 होता है, और के की वैल्यू आपके पास 50 की है, तो आपके पास क्या आ गया 1/100 आ गया, सॉरी 1/100, क्योंकि इनिशियल आपके पास कंसनट्रेशन ये ए नॉट आपके पास 1 था, ए नॉट 1 था, और ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे जाना है इसको, 1/4 पे जाना है, 1/4 ऑफ ए नॉट पे जाना है, ठीक है, यही तो बोला है। अब देखो आपके पास क्या होता है, AT बराबर ए नॉट माइनस KT होता है ना। तो AT आपके पास कितना हो जाएगा, AT यहाँ पर जब आप निकालोगे, ध्यान देना, AT कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 4, और आपके पास ए नॉट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4A0 सॉरी, मतलब आपके पास माइनस कितना है ना, AT बचा कितना ये निकालना है, तो ये माइनस ही करना है। देखो तो आपके पास AT कितना बचेगा, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, जो भी आपके पास ये डाटा गिवन था, देखो हमने क्या किया, KT को इधर ले आया और A0 माइनस AT कर दिया, तो KT A0 आपके पास इनिशियली A0 था, बाद में A0/4 हो गया, है ना, बोला है ना, वो कितना कंसनट्रेशन रिड्यूस हुआ 1 to 4, ये मतलब K इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा 3A0/4, एलसीएम ले लोगे तो ये आ गया आपके पास। देखो वैल्यू क्या हो जाए, K की वैल्यू पता है कितना 1/100, T आपसे पूछा था 3/4 हो जाएगा, है ना। A0 की वैल्यू आपके पास इनिशियली 1 ही था, तो यहाँ से जब निकालोगे 4 1 4 4 25, और T बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन थे ये, डायरेक्ट फार्मूला बेस, AT बराबर, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये याद रख लेना, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, ये फार्मूला लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये बोला है, अब देखो ये देखो, देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको जब तक स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा आप नहीं बना पाओगे, है ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट HP, ये पायरोफॉस्फोरिक की जगह मैंने अभी बनाया था, देखो ये होता है पायरोफॉस्फोरिक यहाँ पे, ठीक है, OH, एक POP बॉन्ड होता है, और OH, इसके कुछ ट्रिक होते हैं जो आपको पता करने हैं, वहाँ पे आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, है ना, 10 मिनट के हैं, बहुत कम वीडियो होते हैं, तो वो देख लेना, मैंने एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया है, कभी गलत ही नहीं होगा। ये P और आपके पास ये OH हो जाएगा, ठीक है, और एक आपके पास है P डबल बॉन्ड P4O10, देखो ये तो मेरा अलग तरीका है इसका P4O10 का बनाने का, मैं ये भी आपको बताया वहाँ पे। देखो आपके पास 4 फास्फोरस हैं, ऐसे बना लो P4O10, और सभी फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो, ठीक है, यही तरीका है, और सभी फास्फोरस से ऐसे ऐसे एक ब्रिज टाइप बना लो। अब जो रह गए हैं बाकी उनको ऐसे इस ब्रिज पे बना लो, ठीक है, बस हो गया P4O10। यहाँ पे POP बॉन्ड कितने हैं, POP बॉन्ड आपके पास 6 है, यहाँ पे POP बॉन्ड जो आते हैं वो कितने हैं 3, यहाँ पे POP बॉन्ड जो आए हैं वो कितने 1 है, तो 136 ऑप्शन नंबर, आई होप आपको दिख रहा है 136 ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, गिवन आपके पास ये गिवन है क्या, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिडिक बेसिक दोनों का काम करें वही आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व क्या करना है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, कुछ ट्रिक आइडिया होते हैं जो आप इनसे निकाल सकते हो, मैंने वहाँ पे आप देख लेना बताया है। AS2O3, ये भी आपके पास M4 होता है, M4 जो एसिड बेस दोनों का काम करता है, एम्फोटेरिक, और N2O ये आपके पास न्यूट्रल होता है, NO भी आपके पास न्यूट्रल होता है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो एसिडिक होते हैं इन जनरल, तो एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही एसिडिक है Cl2O7, ये सही। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज ये है, व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक गिवन है ना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आप अच्छे से करो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।